नमस्कार। मैं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी सब्सिडियरी जनरल मॉडल क्वेश्चन बैंक जो कि बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्जाम के लिए, उसी का हम आपको आंसर कराने वाला हूं। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक का आंसर कराने वाला हूं। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक का आंसर करा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में कौन आंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लोपोलिथ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोपोलिथ। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में कौन ज्वालामुखी शंकु का उत्थित रूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिंडर शंकु। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिंडर शंकु। क्वेश्चन नंबर 103, ज्वालामुखी नली के ऊपरी मुख पर निर्मित गर्त को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसको? कैल्डेरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, कैल्डेरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 104, वह मुख जिससे होकर गैस एवं जलवाष्प से निकलते हैं क्या कहलाता है? धुआरे कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, धुआरे। 105, डैश ज्वालामुखी उद्गार के कारण धुआरे की उत्पत्ति होती है। तो किसके कारण होती है? केंद्रीय ज्वालामुखी उद्गार के कारण धुआरे की उत्पत्ति होती है। 106, स्ट्रोम्बोली डैश ज्वालामुखी उद्गार का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? जागृत ज्वालामुखी उद्गार का उदाहरण है। क्वेश्चन 107, भू संतुलन की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा एस.टी. हेलन। याद कर लीजिए, एस.टी. हेलन। भू संतुलन की संकल्पना किसने किया था? तो एस.टी. हेलन साहब ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, मानवता के लिए सर्वाधिक खतरनाक निम्न में से किस प्रकार का ज्वालामुखी उद्गार होता है? तो कौन सा होता है? पिलियन। पिलियन ज्वालामुखी जो होता है सर्वाधिक खतरनाक होता है मानवता के लिए। 109, समुद्र तटीय प्रदेश में निम्न में से कौन अपरदन का दूत नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तरंग आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तरंग आवृत्ति। 110, निम्न में से कौन समुद्र तटीय स्थलाकृति नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? पोनोर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पोनोर। 111, समुद्री जल से ऊपर तीव्र चट्टान समुद्री तट क्या कहलाती है? तो तटीय क्लिफ कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, तटीय क्लिफ। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा हो तो आप स्पीड को कम करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मैं कवर कर लूं। तो आप यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा होगा तो वीडियो को जो स्पीड दिया होता है उसको आप कम करके देख सकते हैं, 0.75 पर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन तटीय क्लिफ के प्रकार नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? कमजोर क्लिफ, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, कमजोर क्लिफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन तरंग घर्षित वेदी का मंडल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? मध्य तटीय मंडल। 114, निम्न में से कौन समुद्र तटीय निक्षेपात्मक स्थलाकृति नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अंडाकार कटान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, अंडाकार कटान। 115, निम्न में से कौन समुद्र तटीय निक्षेपात्मक स्थलाकृति नहीं है? तो क्या हो जाएगा? टोम्बोलो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, टोम्बोलो। 116, सागरीय किनारा के समानांतर निक्षेपित बालू कटक को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं उसको? टोम्बोलो कहते हैं। 117, दो मुख्य भूमि को जोड़ने वाली रोधिका क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? टोम्बोलो कहलाती है। 118, तट के समानांतर निर्मित रोधिका जो भूमि से जुड़ा ना हो क्या कहलाता है? स्पीट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जाएगा, स्पीट।
119 समुद्र तटीय प्रदेश में निम्न में से कौन निक्षेपात्मक स्थलाकृति नहीं है, तो क्या हो जाएगा क्लिफ। 120 समुद्र तट से सागर की ओर की वह दूरी जहाँ समुद्र लहर टूटती है क्या कौन सी रेखा कहलाती है, तो सर्प रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा सर्प रेखा। 121 भूपटल के चट्टानों में बने टूटन व चटकन को क्या कहा जाता है, तो भ्रंश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा भ्रंश। 122 भ्रंश का निर्माण किस बल के कारण होता है, तो कौन सा बल के कारण होता है, तनाव बल के कारण होता है। भ्रंश का निर्माण तनाव बल के कारण होता है। 123 भ्रंशन के कारण उत्पन्न खड़े दीवारनुमा ढाल को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको भ्रंश कागार बोलते हैं। 124 निम्न में से कौन भ्रंश के प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, व्युत्क्रम भ्रंश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा व्युत्क्रम भ्रंश। 125 भ्रंश तल एवं क्षैतिज तल के मध्य के कोण को क्या कहा जाता है, तो भ्रंश नदी कहा जाता है। 126 भू संतुलन के संदर्भ अधिक लोकप्रिय है, तो क्या है, समविनति है, समविनति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा समविनति। 127 किसी क्षेत्र में निर्मित अनेक भ्रंशों के क्रम को क्या कहा जाता है, तो समुद्री बेसिन कहा जाता है। 128 महासागरों में सर्वाधिक गहरी ग्रावेन डैश रूप में पाया जाता है, तो किस रूप में पाया जाता है, समुद्री प्लेटफॉर्म रूप में पाया जाता है। 129 एशिया का मृत सागर डैश का उदाहरण होता है, किसका उदाहरण है, धसान घाटी का उदाहरण है। 130 सामान्य तनाव बल केवल क्या उत्पन्न करता है, तो कगार उत्पन्न करता है। 131 निम्न में से कौन भ्रंश से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा अपवर्तन कगार, जो कि है भ्रंश से संबंधित नहीं है। 132 भू संतुलन की संकल्पना, देखिए फिर रिपीट क्वेश्चन हो गया कि भू संतुलन की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, तो हम पहले ही बताएं, तो किसने किया था प्रतिपादन, एस.टी. हेलन साहब ने भू संतुलन की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, एस.टी. हेलन साहब। 133 समुद्री जल में किस नमक की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो किसकी पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड की, आप सबको पता होगा। 134 नदियों के जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितना प्रति हजार होती है, तो 16 प्रति हजार होती है। 135 उच्चतम वाष्पीकरण डैश लवणता कहते हैं, उच्चतम वाष्पीकरण निम्नतर लवणता होता है। 136 सर्वाधिक लवणयुक्त महासागर कौन है, तो कौन सा हो जाएगा, अटलांटिक महासागर जो होता है वो सर्वाधिक लवणयुक्त महासागर है अटलांटिक। 137 न्यूनतम लवणता वाला महासागर कौन सा है, तो प्रशांत है। 138 समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो समान लवण कहलाती है। 139 निम्न में से कौन सामान्य व औसत से अधिक लवणता वाले सागरीय भाग नहीं है, तो क्या हो जाएगा लाल सागर। 140 निम्न में से कौन सा सागरीय लवणता का नियंत्रक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अत्यधिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर 141 को बढ़ता है, सर्वाधिक लवणता डैश में पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, वान झील में पाई जाती है सर्वाधिक लवणता। 142 बड़ी नदियों के मुहाने पर लवणता की मात्रा क्या होती है, तो मात्रा क्या वहाँ पे क्या होती है, घट जाती है यानी घटती है। 143 निम्न में से कौन सही नहीं है, निम्न में कौन सही नहीं है, तो आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वह ग्रेट साल्ट लेक जो 103% नहीं होता है, यही क्या है, यही सही नहीं है। 144 सागरीय हिम के पिघलने से लवणता क्या होती है, बढ़ती है। 145 निम्न में कौन महासागरीय निक्षेप में भूमिज पदार्थ नहीं है, तो क्या है, उज। 146 निम्न में से कौन पेलाजिक निक्षेप नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नीली पंख। 147 मरे के अनुसार पेलाजिक निक्षेप डैश फैदम के नीचे होता है, तो 200 फैदम के नीचे होता है। निम्न में से कौन भूमिज निक्षेप में पंख के प्रकार नहीं है, तो कौन जाएगा, भूरी पंख। क्वेश्चन नंबर 149
निम्न में से कौन महासागरीय निक्षेप के प्रकार नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी पदार्थ निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से कौन भूमिज निक्षेप के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? चूना प्रधान ऊज। चूना प्रधान ऊज जो कि भूमिज निक्षेप के अंतर्गत आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 151, चूना प्रधान ऊज महासागर में डैश फैथम की गहराई में पाया जाता है। तो कितना होता है? 4000 से 5000 के फैथम की गहराई में पाया जाता है। 152, डायटम ऊज डैश पर पाया जाता है। किससे पाया जाता है? तो पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर पर पाया जाता है डायटम ऊज। 153, पेलाजी के निक्षेप में निम्न में से कौन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? डायटम ऊज। 154, समस्त सागरीय निक्षेप से, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 154, समस्त सागरीय निक्षेप के प्रतिशत भाग पर लाल मृत्तिका पाई जाती है। तो कितने प्रतिशत भाग पाई जाती है? 50.6% भाग पर। 155, समुद्र तट से गहरे सागर की ओर रेत निक्षेप को उनके आकार क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले क्या होता है कि अत्यधिक बारीक रेत, और उसके बाद मध्यम रेत, उसके बाद मोटी रेत होता है। 156, गुलास्मिका, गुटिका एवं कणिका महासागरीय निक्षेप के किस श्रेणी में आते हैं? तो कौन श्रेणी में आता है? बजरी श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी से इस जगह बजरी श्रेणी। 157, निम्न में से किस तापमान पर प्रवाल जीव विकसित होता है? तो किस पर होता है? 30 से 31 डिग्री सेल्सियस पर होता है। निम्न में से किस गहराई पर प्रवाल जीव विकसित होता है? तो कितना फीट पर होता है? 500 से 550 फीट के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 159, निम्न में से कौन प्रवाल भीति नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? अवरोधक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अवरोधक। क्वेश्चन नंबर 160, प्लेट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्लेट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? देखिए इसका हमें कन्फर्म आंसर पता नहीं है। यदि आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 161, एक मिनट, इसका आंसर जो होगा प्लेट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर होगा, इसमें इसका आंसर जो है ये ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका आंसर होगा टूजो विल्सन। याद कर लीजिए कि प्लेट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टूजो विल्सन साहब ने किया था। किसने किया था? टूजो विल्सन। तो याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 161, प्रवाल विरंजन डैश के कारण प्रारंभ हो जाता है। तो किसके कारण होता है? ठंडी महासागरीय धारा के कारण प्रारंभ हो जाता है। 162, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 163, डार्विन के अनुसार समुद्री तट एवं बैरियर रीफ के मध्य डैश का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? लैगून का निर्माण होता है। 164, डार्विन के अनुसार लैगून का निरंतर छिछला होना किसका प्रमाण है? तो अवतल्पन का निर्माण है, प्रमाण है। 165, डेली ने कहा कि प्लेस्टोसीन हिमयुग में सागर तल में कितने फैदम की कमी हुई थी? तो 13 से 18 फैदम की कमी हुई है। 166, निम्न में से कौन प्रवाल भीति निर्माण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो क्या हो जाएगा? डार्विन। 167, छिछले लैगूनों वाली लघु एटॉल की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो लघु एटॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, प्रवाल भीतियों एवं स्थलीय भाग के बीच जलीय भाग को क्या कहते हैं? तो लैगून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, कोपेन का विश्व जलवायु वर्गीकरण 1900 डैश पर आधारित था। किस पर आधारित था? तो कोंडेले का विश्व वनस्पति वर्गीकरण पर आधारित था। किस पर आधारित था? केंडोले का विश्व वनस्पति वर्गीकरण पर आधारित था। 170, कोपेन ने विश्व के जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो 5 बृहद भागों में बांटा है। 171, कोपेन का बी जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है कोपेन की बी जलवायु।
172 कोपेन का एक जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है। 173 कोपेन की सी जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो क्या हो जाएगा? समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। 174 कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का कौन सा विभाग शीतोष्ण जलवायु है? तो क्या हो जाएगा? डी जलवायु। 175 कोपेन के किस जलवायु विभाग में औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से होता है? तो क्या हो जाएगा? बी जलवायु। 176 कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में छोटा एफ किसको संकेत करता है? तो वर्षा नहीं संकेत करता है। 177 कोपेन के किस जलवायु विभाग में ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है? तो क्या हो जाएगा? ई जलवायु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ई जलवायु। 178 कोपेन का कौन जलवायु विभाग उष्ण शीतोष्ण नम जलवायु है? तो क्या हो जाएगा? सी जलवायु। 179 निम्न में से कौन कोपेन की सी जलवायु का उपविभाग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? सी एस जलवायु। 180 कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण का कौन सा उपविभाग मानसून जलवायु है? तो क्या हो जाएगा? ए एफ जलवायु। 181 निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का प्रमाण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? प्लेटों का खिसकना। 182 निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का प्रमाण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? समुद्री स्तर का ऊपर उठना। 183 कौन हिमानीकरण का नाम नहीं है? तो क्या हो जाएगा? रेस। 184 निम्न में कौन सही कालक्रम का अनुसरण करता है? तो क्या हो जाएगा? गुंज वुर्म मेंडल रेस। क्वेश्चन नंबर 185 निम्न में कौन अद्यतन हिमयुग है? तो क्या हो जाएगा? कैम्ब्रियन। 186 निम्न में से कौन सबसे पुराना हिमकाल है? तो क्या हो जाएगा? पूर्व कैम्ब्रियन। 187 निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का जैविक प्रमाण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? भूआकृतियाँ जो है वह जैविक का प्रमाण नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 188 निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का विवर्तनिक प्रमाण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बाढ़ अभिलेख। 189 निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का हिमीय प्रमाण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? प्लेट विवर्तनिकी। 190 दो हिमकाल के गर्म मध्यावधि क्या कहलाती है? तो अंतर हिमकाल कहलाती है। 191 निम्न में से कौन उत्तर अमेरिका का हिमानीकरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? नेब्रास्कन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, नेब्रास्कन। 192 कितने वर्ष पहले प्लीस्टोसीन हिमकाल घटित हुआ? तो कितना साल पहले हुआ था? 100 मिलियन वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 193 समान क्षैतिज तापमान एवं आर्द्रता वाले वायुमंडलीय भाग के लिए वायु राशि का नामकरण किसने किया था? तो वर्गनीज ने किया था। 194 निम्न में से कौन वायु राशि का आदर्श उत्पत्ति स्थल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? मानसून क्षेत्र। 195 निम्न में से कौन वायु राशि के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? जेड। 196 सिटी का अर्थ होता है तो क्या होता है? महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय। सिटी का अर्थ होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 197 एमटी का अर्थ होता है तो एमटी का अर्थ होता है महासागरीय उष्णकटिबंधीय। एमटी का अर्थ होता है महासागरीय उष्णकटिबंधीय। 198 सीपी का अर्थ होता है, सीपी का अर्थ होता है महाद्वीपीय ध्रुवीय। क्या होता है? महाद्वीपीय ध्रुवीय सीपी का अर्थ होता है। और क्वेश्चन नंबर 199 देखिए क्वेश्चन नंबर 199 में इंग्लिश में कुछ और पूछा है और हिंदी में कुछ और पूछा है। इंग्लिश में पूछ रहा है कि एमपी स्टैंड्स फॉर और हिंदी में पूछ रहा है कि सीपी स्टैंड फॉर। तो देखिए आप हिंदी को मत देखिए क्योंकि सीपी का अर्थ क्या होता है हिंदी में? महाद्वीपीय ध्रुवीय। लेकिन ये क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर सीपी नहीं होगा, यहाँ पर हिंदी में एमपी कर लीजिएगा। एमपी का अर्थ होता है तो एमपी का अर्थ होता है महासागरीय ध्रुवीय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एमपी का अर्थ होता है महासागरीय ध्रुवीय। क्वेश्चन नंबर और एक आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? अलास्का में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।